अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आज टॉपिक है हमारा सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 यानी सॉक्स एक्ट ऑफ 2002। अभी तक आप जितनी भी अकाउंटिंग आपने पढ़ी देखी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने समझी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे, तो ये तमाम अकाउंटिंग सिस्टम बेस कर रहा होता है कुछ प्रिंसिपल्स पे या रूल्स पे या स्टैंडर्ड्स पे। वो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेशनल प्रिंसिपल्स, ये तमाम इंजिस्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करें। आज भी हमारा टॉपिक इसी तरह एक एक्ट पे है कि 2002 में जब यूएस ने अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ने जब एक एक्ट दिया, सर्बेन्स-ऑक्सले जिसे कहा जाता है। हर प्रिंसिपल देखें डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को या स्टेट यूनिट्स को या कंपनी यूनिट्स को, डिपार्टमेंट्स को या कंपनी की व्हील को प्रोटेक्ट करती है, स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्शन देते हैं। कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी एक्ट हो जो आप बिज़नेस में यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, या जिसकी बेसिस पे बिज़नेस रन हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट दिया गया और इसके भी ऐसे ही मकासद थे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसने इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट दिया गया, ऑडिट पर्पस के लिए, ऑडिटिंग के लिए ये एक्ट दिया गया। क्योंकि 9/11 के बाद या इससे पहले जब यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में जब क्राइसिस स्टार्ट हुए, तो इन क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए, बड़े फ्रॉड्स जो हम देखते हैं, एनरॉन हो गया, टाइको हो गया, ऐसे कुछ फ्रॉड, तो इन फ्रॉड्स से बचने के लिए, इनकी प्रिवेंशन के लिए और फर्दर फ्रॉड की जो फ्रॉडलेंट आप कह सकते हैं प्रैक्टिसेस हो रही थी, उनसे बचने के लिए एक एक्ट दिया गया, एक स्ट्रॉन्ग एक्ट दिया गया, जिसने काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट यूएस बिजनेसेस को चेंज कर दिया, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट कि है क्या बेसिकली। द सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 is the law of US. Congress passed on July 30 of that year to help protect investors from fraudulent financial reporting by the corporations. इन 2002 में 30 जुलाई में ये एक्ट पास किया गया, ये लॉ पास किया गया। उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट थी उसने अपनी असेंबली से इसे पास करवाया, और यहाँ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कॉरपोरेशंस की तरफ से हो रही थी, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप समझते हैं, और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जहाँ फ्रॉड हो रहे थे कि वो तमाम बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो, मीन्स कि गलत रिपोर्टिंग की जा रही थी, जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने शेयर होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को गलत गाइड या डील कर रहे थे। ऑल्सो नोन एज सॉक्स एक्ट ऑफ 2002 एंड द कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ 2002। अच्छा, सर्बेन्स-ऑक्सले को सॉक्स भी कहा जाता है शॉर्ट इस्तेलाह में, फॉर्मेट में, और इसे कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सॉक्स 2002 ने कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया कि यहाँ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इसको डिनोट किया गया, डिफ़ाइन किया गया, जो पहले नहीं था डिफ़ाइन। इट मैंडेटेड strict reforms to existing securities regulations and imposed tough new penalties on lawbreakers. यहाँ पे नए सिक्योरिटी रेगुलेशंस दिए गए। आप एसईसी रेगुलेशंस पढ़ते हैं तो एसईसी ने की तरफ से नई रेगुलेशंस आई, नई, जैसे आपको पहले भी मैंने कहा कि आप अगर एसईसी को सर्च आउट करें, एसईसीपी को, तो आपको नई रेगुलेशंस मिलती हैं, जिनको आप देखते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं बिजनेसेस, न्यू रेगुलेशंस। और इसी तरह नई रेगुलेशंस इसने एसईसी की दी और टफ पेनल्टीज लॉ ब्रेकर्स के लिए दी गई कि अगर कोई कानून को तोड़ेगा, अगर कोई
फ्रॉड करेगा, अगर कोई मिसयूजेंस करेगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, तो वहाँ क्या वो लॉ ब्रेकर्स हैं, तो इनके लिए पेनल्टीज़ दी गई, टफ पेनल्टीज़ दी गई। मकसद ये था कि बिजनेसेस को प्रोटेक्शन मिले। द सर्विलांस एक्ट ऑफ 2002 came in response to the financial scandals in the early 2000s involving publicly traded companies such as Enron Corporation, Tyco International and WorldCom। ये कुछ ऐसे बड़े फ्रॉड हैं जहां अपने ही लोग, अपने ही बिजनेसेस, अपनी ही सोसाइटी के मेंबर्स आप कह सकते हैं इन्वॉल्व थे, और ये बड़े फ्रॉड थे हिस्ट्री के। तो इन फ्रॉड्स के बाद अब सोचा गया ज़रूर कि कोई ऐसा एक्ट हो, हम कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। आज पाकिस्तान में कहा जाता है टैक्स रिकवरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं करवाती, खुद को रजिस्टर करवाती हैं तो टैक्स नहीं देती, गलत रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन उनके लिए फिर एक्ट होने चाहिए, उनके लिए स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ होनी चाहिए, टफ रूल्स होने चाहिए। तो यानी रिपोर्टिंग गलत हो रही है तो उससे बचने के लिए कोई तरीका होगा, उससे बचने के लिए कोई एक्ट पास किए जाएँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इसीलिए ये एक्ट दिया गया। द हाई प्रोफाइल फ्रॉड shock investors' confidence in the trustworthiness of the corporate financial statements and led many to demand an overhaul of decades old regulatory standards। और जैसे इन बड़े स्कैंडल्स सामने आए, फ्रॉडलेंट स्कैंडल्स सामने आए, तो उसके बाद लोगों की जो ट्रस्टवर्थीनेस थी, या आप कह सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ट्रस्ट था, बिजनेसेस पर ट्रस्ट था, वो काफ़ी डाउन हुआ। तो उसके बाद बिजनेसेस लॉस फेस कर रहे थे। अब इन्वेस्टर हट रहा था कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन ही नहीं थी, इसीलिए सॉक्स एक्ट दिया गया। अब कुछ मैंने की पॉइंट्स यहाँ रखे हैं सॉक्स के। हम बड़ा एक्ट है, 11 एलिमेंट्स या आप कह सकते रेगुलर कंपोनेंट्स हैं इस एक्ट के, तो हम इतना नहीं जा सकते, हमने शॉर्ट देखना है कुछ। तो की पॉइंट्स देखते हैं। सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 केम इन रिस्पॉन्स to a highly publicized corporate financial scandals earlier that decade। पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्यों बनाया गया, ताकि जो बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं उनसे बचा जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जा सके। ये हो गया पहला की पॉइंट। The act created strict new rules for the accountants, auditors and corporate officers and imposed more ठीक है। तो इसी तरह क्रिमिनल पेनल्टीज़ पे बात आई कि क्रिमिनल पेनल्टीज़ जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या आप कह सकते हैं कि वायलेटिंग सिक्योरिटीज़ लॉज जो लोग कर रहे हैं, जो या क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, तो उनको किस तरह हैंडल करना है, उनको किस तरह कंट्रोल करना है, और इनके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ और चार्जेस। तो यहाँ एक आप कह सकते हैं क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, या जो रूल्स वायलेट कर रहे थे लोग, या अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल दिए गए। रिकॉर्ड कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स दी गई कि कोई भी रिकॉर्ड कीपिंग, आप समझते हैं कि कोई रिकॉर्ड अगर आपने मेंटेन करना है तो कितना टाइम तक आपके पास होना चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, किस तरह आप फाइलिंग करेंगे, किस तरह रिपोर्टिंग करेंगे। ऑडिट होगा तो ऑडिटर्स के लिए क्या रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ऑडिटर कहाँ तक अकाउंटेबल होगा, ये सब कुछ सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ने दिया। हालांकि पहले ऐसे स्ट्रॉन्ग रूल्स यूएस के पास नहीं थे कि ऑडिटर अगर जाके रिपोर्टिंग कर लेता है और वो रिपोर्टिंग अगर फ्रॉडलेंट हो तो वहाँ ऑडिटर के लिए कोई पकड़ नहीं है। लेकिन एसॉक्स ने ये दिया ये चीज़ कि ऑडिटर कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, आज ऑडिटर का स्कोप कहाँ है, ऑडिटर कहाँ तक एक्सेस हो गया, ये सब कुछ आप देखते हो सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट में। क्लियर। इसी तरह अगर सर्बेन्स-ऑक्सले का बैकग्राउंड देख लें हम कुछ, तो ये दो एक आप देखें कि रिप्रेजेंटेटिव था यूएस गवर्नमेंट का, और इसी तरह एक सेनेटर पॉल सर्बेन्स ने ये एक्ट दिया। इन दो की कोलैबोरेशन में ये एक्ट बनाया गया। इन 2002 सर्बेन्स-ऑक्सले, मैं बैकग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, was named after bill sponsors US Senator Paul Serbenz and US Representative Michael G. Oxley। इन दो लोगों ने, दो, एक रिप्रेजेंटेटिव है और एक आप देखते सेनेटर है, इन दोनों ने बिल एक दिया और इस बिल के को
एक एक्ट की शक्ल में फिर पास किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉक्स टॉप मैनेजमेंट मस्ट इंडिविजुअली सर्टिफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम पढ़ चुके हैं, आपने करेक्टरिस्टिक पढ़े। तो पहला पॉइंट ये है कि टॉप मैनेजमेंट जो है मस्ट इंडिविजुअली सर्टिफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट पे होगा ये सब कुछ कि मैनेजमेंट एक्यूरेसी को, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट लाइबल है इस चीज़ की। In addition, penalties for fraudulent financial activities are much more severe. Also, SOX increase the oversight role of boards of directors and independence of the outside auditors who review the accuracy of corporate financial statements. यहाँ BODs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी स्ट्रेंथन की गई, और इसी तरह जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है आपके लिए, आप पढ़ेंगे, तो जो आउटसाइड ऑडिटर होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, उसे इंडिपेंडेंट होगा, उसका काम इंडिपेंडेंट है। जो हमें लॉ कहता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो हम कहते हैं, ISA जो हमें बता रहा है कि एक ऑडिटर जब एक्सटर्नल आता है तो वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, पर्सन है, तो वो किसी की डिपेंडेंसी में या किसी के अंडर काम कर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर टू हु रिव्यू द एक्यूरेसी ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इन लोगों को ज़्यादा फोकस किया गया, इन अथॉरिटीज़ को ज़्यादा फोकस किया गया यहाँ सर्वेलेंस में। इसी तरह द बिल वाज एनेक्टेड एज अ रिएक्शन टू द नंबर ऑफ मेजर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्कैंडल्स। ये फिर मैंने अभी बात रखी, वर्ल्डकॉम हो गया या एडेल्फिया हो गया, टाइको है, एनरॉन है, ये कुछ ऐसे केसेस से, ऐसे कुछ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हुई या फ्रॉडलेंट स्कैंडल्स आप देखते हैं, जिनके बाद US ने ज़रूरत पड़ी कि कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग रूल्स होने चाहिए जहां हर कोई अकाउंटेबल हो। द एक्ट कंटेन्स 11 टाइटल्स। ये आपको पता होना चाहिए, इस एक्ट के 11 सेक्शंस हैं, 11 टाइटल्स हैं, 11 टाइटल हैं और सेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम एडिशनल कॉर्पोरेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू क्रिमिनल पेनल्टीज़। ये स्टार्ट हो रहा है, अगर देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होते हैं, पेनल्टीज़ आपको बता रही हैं। 11 सेक्शंस को अगर आप पढ़ें तो आपको ये भी पता चलेगा कि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर एक बिज़नेस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वायलेट करे तो उस पर पेनल्टीज़ क्या होंगी। इस एक्ट ने इन चीज़ों को डिफाइन किया। इसी तरह एंड रिक्वायर्स द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टू इम्प्लीमेंट रूलिंग्स ऑन द रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विद द लॉ। और फिर यहाँ ये था कि SEC पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप ऐसी रूलिंग्स या ऐसे रूल्स दें आपके, अगर कोई लॉ ब्रेक करता है या लॉ फॉर एग्जांपल बिजनेस कोई रन कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहा है, तो वहाँ उसको कैसे चलना होगा, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे एक स्टेट में रहते हुए। तो ये हम सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट के कुछ आपके पास हिस्ट्री थी। तो अब हम कुछ समझ चुके हैं कि सॉक्स एक्ट जो था ये 2002 में US गवर्नमेंट ने दिया, जुलाई में इसको अनाउंस किया गया, और उसके बाद आप देख रहे थे कि 11 सेक्शन है इसके। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ आप कह सकते हैं कि पॉइंट आउट किया गया, ज़्यादा वैल्यू दी कि स्ट्रेंथन किया गया। इसी तरह पेनल्टीज़ और क्रिमिनल फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाता है या क्रिमिनल एक्ट या फ्रॉडलेंट एक्ट अगर कोई परफॉर्म करता है कोई भी बिजनेस, तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टीज़ होंगी। अब हम कुछ प्रोविजंस देख रहे हैं यहाँ के, जो आपके आउटलाइन का टॉपिक है, तो प्रोविजंस पे क्योंकि था, तो प्रोविजंस हम यहाँ देख रहे हैं कि मेजर प्रोविजंस ऑफ सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002। सर्बेन्स-ऑक्सले में मेजर प्रोविजंस पे बात हो रही है, अभी सेक्शंस नहीं मैंने डिस्कस किए, यहाँ हम प्रोविजंस देख रहे हैं। Sarbanes-Oxley Act of 2002 is a complex and lengthy piece of legislation. Three of its key provisions are commonly referred to by their section number, Section 302, Section 404, and Section 802. Because of the SOX of 2002, corporate officers who knowingly certify false financial statements can go to the prison. अब यहाँ तीन जो हम प्रोविजंस मेजर देखते हैं जिन पे बात होती है, तो वहाँ देख लेते हैं कि तीन प्रोविजंस हमें क्या कह रही हैं। सेक्शन 302 ऑफ SOX 2002 mandates that senior corporate officers personally certified in writing that the company financial statements comply with SEC disclosure requirements and fairly present in all the material aspects, the operations and financial conditions of the issuer. पहला तो 302 अगर सेक्शन की बात की जाए, प्रोविजन पे हम जैसे बात कर रहे हैं, तो ये मेजर प्रोविजन है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि कंपनी जो
कॉर्पोरेट ऑफिसर्स होंगे वो ज़रूर साइन करेंगे, इन राइटिंग देंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो SEC की रेगुलेशंस के मुताबिक हम पब्लिश कर रहे हैं। आप पढ़ चुके हैं, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, आप मैचिंग को देखा, कंसिस्टेंसी को देखा, रियलिज्म को देखा, ये प्रिंसिपल्स है। तो ये रेगुलेशंस यहाँ फुलफ़िल की जा रही हैं। ये जो भी SEC की रेगुलेशंस या रूल्स आते हैं उनको हम फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और पब्लिक कर रहे हैं। एंड फेयरली प्रेजेंट इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट, और सब कुछ जो भी चाहे उसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, अकाउंटिंग को अप्लाई किया जा रहा है, साइकिलिंग की जा रही है, और कोई फ्रॉड नहीं है। तो ये रिटर्न में बताना होगा, रिटर्न देना होगा। Officers who sign off on financial statement that they know to be inaccurate or subject to criminal penalties including prison terms, और अगर कोई ऐसे इसमें गिल्टी कंसीडर हुई कोई ऑफिशियल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडलेंट ऑडिट के बाद, ऑडिट होने के बाद या अकाउंटेबिलिटी के बाद डिक्लेयर होती हैं, तो यहाँ फिर सख्त पेनल्टीज, क्रिमिनल पेनल्टीज़ का मुर्तकिब होगा एक आप कह सकते बिजनेसमैन या कॉरपोरेट ऑफिसर्स। इसी तरह जो नेक्स्ट सेक्शन है 404 ऑफ द SOX एक्ट ऑफ 2002 require that management and auditors establish internal control and reporting methods। ये ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल चेंज था 404 पे अगर बात की जाए। 404 ने ये कह दिया, एक्ट ने इस सेक्शन ने में रखा, ये चीज़ शो ऑफ की गई कि इंटरनल कंट्रोल आप इसे कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम, मुकम्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं, कौन से मेथड आप ले रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ये यानी इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल। कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी सिस्टमेटिक अप्रोचेस मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है, ये इंटरनल कंट्रोल है। और तमाम इंटरनल कंट्रोल की जो भी रिपोर्टिंग होती है वो ऑडिटर आके उन रिपोर्टिंग की बेसिस पे क्या करता है, फर्दर रिपोर्टिंग हेल्प आउट करती है और ऑडिटर ऑडिट करता है कि अकाउंटिंग का इंटरनल कंट्रोल क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में वर्कर्स कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, सिग्नेटरी कौन है, इस तरह पॉलिसीज़ कौन कौन सी ली गई या GIT का कौन सी यूज़ की, ये सब कुछ इंटरनल कंट्रोल है। इसी तरह फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल, मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम, इसे आप इंटरनल कंट्रोल कहेंगे। तो यहाँ कहा गया कि एंड ऑडिटर्स इस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग मेथड्स टू इंश्योर द एडिकेसी ऑफ दोज कंट्रोल। अब ऑडिटर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ऑडिटर जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एसेस करेगा, इवेल्युएट करेगा, देखा जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई फ्लॉज तो नहीं है। यानी एक इदारे में आप जब इन होते हैं तो उस इदारे की तमाम प्रोटोकॉल्स आपको इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नज़र आ रहा होता है। यानी वहाँ एक मैकेनिज़्म, वहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जो भी प्रोसीजर है, हायरार्की है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। तो आप वहाँ से देख के ऑब्ज़र्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए काफ़ी चीज़ें देख लेते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम हो रहा है, यहाँ एक ऑफिस है, फिर नेक्स्ट ऑफिस उसके साथ है, फिर थर्ड, इस तरह आप देखते हो कि एक इंटरनल चेक चल रहा है। एक बंदा काम करता है, उसका काम दूसरे के पास जाता है, वो उसका काम चेक करता है, फिर तीसरे के पास जाता है, इस तरह एक प्रोसीड हो रहा है। ये इंटरनल कंट्रोल है मुकम्मल। तो अब ऑडिटर को ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ किया कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और रिपोर्टिंग मेथड्स को क्या करेगा, असेस करेगा। सम क्रिटिक्स ऑफ द लॉ हैव कंप्लेंट दैट requirements in section 404 can have negative impact on publicly traded companies because it's often expensive to establish and maintain the necessary internal controls। इंटरनल कंट्रोल जो है वो एक कॉस्टली आप कह सकते हैं कि एक एक्सपेंसिव अप्रोच है पब्लिक कंपनीज के लिए, जो SOX भी पब्लिक के लिए इनिशियली दिया गया, पब्लिक कंपनीज के लिए। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल ना हो तो फिर तो फ्रॉड को लोकेट करना इजी नहीं रहता। तो ये हमने सेक्शन 404 देखा। सेक्शन 802 ऑफ SOX एक्ट ऑफ 2002 contains the 3 rules that affect record keeping। The first deal with destruction and falsification of record। The second strictly defines the retention period for storing record। The third rule outlines the specific business record that companies need to store, which includes electronic communications। ये रिकॉर्ड्स आपको, यानी पहले 802 अगर हम सेक्शन में जाएं तो हमें 3 यहाँ पॉइंट नज़र आते हैं, और ये 802 जो है रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड है। ये रिकॉर्ड कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन दिया गया कि आप जब कोई भी बिजनेसमैन
पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करनी होगी, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट जो कहा गया, डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। पहला पॉइंट ये है कि गलत रिकॉर्ड होगा या आप कह सकते हैं कि फ्रॉडलेंट अगर रिपोर्टिंग की जाएगी इससे रिलेटेड। सेकेंड, स्ट्रिक्टली डिफाइंस द रिटेंशन पीरियड फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा पॉइंट यह कि कब तक आपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा कंपनी को। ऐसा नहीं है कि ऑडिट हो जाए उसके बाद तल्फ कर दिया जाए रिकॉर्ड, नहीं। आपने और कौन कौन सा रिकॉर्ड ज़रूरी है जो रहेगा। यानी आप देखते हो कि किदारा अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो रूल हैं कि एग्ज़ाम के बाद कब तक आपकी एग्ज़ाम शीट्स या आपके रिकॉर्ड्स एक इदारे को लीगली कब तक उनको रिटेन करना है, कब तक सिक्योर रखना है। इसी द थर्ड रूल आउटलाइन द स्पेसिफिक बिजनेस रिकॉर्ड्स दैट कंपनीज नीड टू स्टोर विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी बात आई कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इसी रिकॉर्ड का पार्ट बनाना होगा। ये हमने 802 एक्ट की हम सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ ज़रूरी रेगुलेशन जो थी उन पे बात की है। ये था सॉक्स एक्ट, सर्बेंस एक्ट लेके मैंने एक ब्रीफ स्ट्रक्चर में लिया, एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया ताकि हम कुछ आइडिया ले लें। 11 इसके सेक्शंस हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ मैं भी ये साथ शेयर कर दूंगा आपको, आप पढ़ लें, अच्छा है ताकि आप समझ लें मुकम्मल एक्ट को। इसी तरह के लास्ट स्लाइड मेरे सामने है कि बिसाइड्स द फाइनेंशियल साइड ऑफ बिजनेस सच एज ऑडिटर accuracy and control, the SOX Act of 2002 also outlines requirements for information technology departments regarding electronic records. The Act doesn't specify a set of business practices in this regard, but instead defines which company records need to be kept on file and for how long. The standards outlined in SOX Act of 2002 do not specify how a business should store its record, just that it's the company IT department's responsibility to store them. यहाँ IT डिपार्टमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल किया गया। एक IT डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक के बाद कब तक उसे मेंटेन करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और ऑडिट पर्पस के लिए यहाँ कुछ रेगुलेशंस दी गई ऑडिट के लिए, एक्यूरेसी की रेगुलेशंस बताई गई। तो ये हमारा ब्रीफ टॉपिक था आज का। यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू ज़रूर बताना है, और साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें ताकि लेक्चर को समझने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।